अब देखिए ग्रामीण अधिवास के प्रकार। देखिए अपन ग्रामीण अधिवास पढ़ रहे थे कि कार्यों और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवास को कितने भागों में बांटा गया? दो, एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। पहले अपन ने ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं पढ़ी। अब देखिए ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर देखें तो विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। यानी जो मकान होते गांव में उनकी संख्या कितनी है, 20, 30, 50, सैकड़ों जो भी मकान है, और इनके बीच दूरी कितनी है, पास पास है, दूर दूर है, इसके आधार पर किए गए उनका जो विभाजन होता है वो भी क्या कहलाता है? अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। यानी जो मकान है उनकी संख्या कितनी है, उनके बीच दूरी कितनी है, इसके आधार पर देखें तो किए गए विभाजन को यानी उनका जो बंटवारा किया गया इस प्रकार देखें तो अधिवासों का क्या कहलाता है? प्रकार कहा जाता है। यानी इस प्रकार से देखें तो अधिवासों का वर्गीकरण किया गया या उनका प्रकार किया गया कितने प्रकार के होते हों। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए उनके भौतिक लक्षण, ये एक नंबर प्रश्न आता है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए कौन कौन से कारक है उत्तरदायी। भौतिक लक्षण में भौतिक कारक जैसे मिट्टी है, वहाँ की जलवायु है, जल की उपलब्धता है, मैदानी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो प्रभावित करते हैं किस प्रकार के अधिवासों में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक मतलब अपने धर्म, समुदाय, रहन सहन जो है उसमें लोग बसना पसंद करते हैं, जो अपनी जाति धर्म उनके पास लोगों में रहना पसंद करेंगे। और तीसरा देखें तो सुरक्षा आदि कारक के उत्तरदायी है। यानी सुरक्षा भी मुख्यतः उत्तरदायी होती है, क्योंकि सुरक्षा रहने के लिए क्या है आवश्यक है। जैसे ही वो मकान बनाएंगे तो उसमें सुरक्षा को क्या रखा जाता है? प्राथमिकता रखी जाती है, क्योंकि बार बार चोरी डकैती इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वहाँ वो अधिवास बनाना पसंद नहीं करते। तो ये देखना एक नंबर प्रश्न आता है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो तीन कारक है। पहला भौतिक लक्षण या भौतिक कारक, यानी उस भूभाग की स्थिति, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता, मैदानी है, मरुस्थल है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, किस प्रकार का है, तो वो भी उनको प्रभावित करता है मकानों के प्रकार के लिए, अधिवासों के लिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक में रहन सहन, धर्म, समुदाय, जाति, इन में लोग क्या करते हैं? अपने समुदाय के साथ रहना पसंद करते हैं। और तीसरा कौन सा है? सुरक्षा आदि कारक, यानी सुरक्षा को भी क्या रखा जाता है? ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जहाँ अच्छी सुरक्षा होगी उन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं? अपने अधिवास या मकान बनाना पसंद करते हैं। जहाँ बार बार चोरी लूट घटनाएं इस प्रकार की होती है, डकैती वगैरह, तो उन क्षेत्रों में अपने अधिवास या मकान बनाना वो पसंद नहीं करते। तो ये ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए क्या उत्तरदायी कारक? एक भौतिक लक्षण, एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, और तीसरा कौन सा है? सुरक्षा आदि कारक। फिर सामान्यतः देखें तो ग्रामीण अधिवासों के निम्नलिखित 4 प्रकार। कई बार छोटा प्रश्न आता है 2 नंबर का कि ग्रामीण अधिवासों कितने प्रकार के होते हैं, केवल क्या लिखिए? नाम लिखिए। तब तो नाम ही लिखना है, इनके बारे में पढ़ेंगे सबके बारे में। पहला है सघन गुच्छित अधिवास, जैसे नाम से लग रहा है सघन का मतलब गहरे, यानी पास पास, यानी एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक क्या होते हैं? मकान बने होते हैं, यानी गुच्छे के रूप में संकुलित सकेंद्रित अधिवास भी इनको कहते हैं। दूसरा देखिए प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। प्रकीर्ण का तो मतलब बिखरे हुए, छितरे हुए। एकांकी मतलब एक दूसरे से काफी क्या होते हैं? अलग अलग या दूर दूर। इस प्रकार से क्या होता है? अधिवासों का निर्माण होता है। तीसरा देखिए मिश्रित अधिवास। मिश्रित मतलब कोई एक सा रूप नहीं होते, नहीं सघन और प्रकीर्ण के बीच का मान सकते हैं, अर्ध सघन जिसको कह सकते हैं। यानी कुछ मकान तो पास पास होते, कुछ क्या होते हैं? दूर दूर होते। जैसे पारिवारिक विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, तो कुछ लोग गाँव से बीच में अपनी जगह को छोड़कर अलग जो स्थान था गाँव में बाहर, उस स्थान पर उन्होंने क्या बना लिया? मकान या अधिवास बना ली। तो वो कौन से कहलाते? मिश्रित अधिवास। और चौथे है पल्ली अधिवास, यानी पल्ली, इसको ढाणी, नगला ये भी कहते हैं, यानी समूह में रहते हैं लेकिन नाम उनका अलग अलग होता है। यानी छोटे छोटे समूह होते आवासों के, जिसको अपन नगला, ढाणी या पल्ली कहते हैं। तो ये ग्रामीण अधिवास के क्या है? 4 मुख्यतः प्रकार है। या तो इनका चारों का नाम लिखना आता है कई बार कि सामान्यतः ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। चारों का 2 नंबर का प्रश्न, तब तो केवल नाम ही लिखना है कि सघन या गुच्छित अधिवास,
परकीर्ण या एकांकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, और चौथा पल्ली अधिवास। उसके बाद देखिए सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। कई बार इनकी विशेषताएं पूछ लेते हैं, कई बार इनका पूछ लेते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं इस प्रकार के अधिवास। देखिए सघन या गुच्छित अधिवास, इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, सहज, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जाना जाता है। पुंजित यानी पुंज के रूप में, जैसे प्रकाश होता है लाइट से दिखते हैं, पुंज के रूप में कहीं इकट्ठा हो गए, तो वैसे क्या होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। सहज का मतलब पास पास होते हैं, संकेंद्रित का मतलब एक जगह केंद्रित होते हैं, और संकुलित का मतलब एक संकुल के रूप में, समूह के रूप में पाए जाते हैं, नजदीक नजदीक या पास पास बने होते हैं। तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। दोबारा देखिए कि सघन या गुच्छित ग्रामीण अधिवासों को पुंजित यानी पुंज के रूप में, जैसे प्रकाश की लाइट होती है, अपने के प्रकाश की लाइट से फैलाया प्रकाश, तो एक समूह के रूप पुंज के रूप में जहाँ इकट्ठा दिखाई देता है उसके स्वरूप। सहज का मतलब पास पास, संकेंद्रित का मतलब एक जगह केंद्रित होना, और संकुलित का मतलब एक संकुल या समूह के रूप में ये क्या होते हैं, पास पास पाए जाते हैं या इकट्ठे होते हैं। तो इनको इन नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सघन या गुच्छित, प्रश्न कई बार आता है कि सघन या गुच्छित अधिवासों किन किन नामों से जाना जाता है, और इनकी क्या लिखी, दो विशेषताएं लिखी। तो इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, सहज, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। यह अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों यानी उपजाऊ जो मैदानी भाग है, समतल क्षेत्र है मैदानी, और पर्याप्त देखें जल की जो उपलब्धता वाले क्षेत्र उनमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवास देखें, उपजाऊ जो मैदानी भाग है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें मिलेंगे। समतल जो मैदानी क्षेत्र है या जहाँ पर्याप्त जल की क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये है सघन या गुच्छित अधिवास कि ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, सहज, संकेंद्रित या संकुलित नाम से जानते हैं। और ये उपजाऊ मैदानी भाग है, जो समतल क्षेत्र या जहाँ पर जल की क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, नदी घाटी वाले क्षेत्र, सिंचाई की अच्छी सुविधा है, तो उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। फिर देखिए विशेषताएं, कम से कम दो विशेषताएं याद करनी है, पूछ लेते हैं। सभी आवास क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं, जैसे नाम से लग रहा है सघन या गुच्छित, यानी इसमें आवास या मकान क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं। दूसरी विशेषता देखिए, सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं, यानी संकेंद्रित केंद्रित होना, एक समूह में होना, एवं बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। यानी जैसे ही कोई बाहर से आक्रमण कर दे तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। तो सभी आवास पास पास बने होते हैं, सभी आवास एक स्थान पर क्या होते हैं, संकेंद्रित या केंद्रित होते हैं, और जो बाहरी आक्रमण कर दे तो उसका क्या करते हैं, मिलकर या डटकर मुकाबला करते हैं सुरक्षा के लिए। तीसरा देखिए, सामाजिक प्रगढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। प्रगढ़ता क्या होते हैं, गहरे संबंध होते हैं, मेलजोल बहुत अच्छा होता है इनमें, सामाजिक। तो इसके कारण देखिए तो एक दूसरे के सुख दुख में क्या होते हैं, सहभागी होते हैं, सुख में भी साथ देते हैं, और दुख का समय तो भी क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चौथा देखें, इसमें आवासों की संख्या यानी जो मकान होते हैं वो 40-50 से लेकर सैकड़ों 100 तक हो सकती है। यानी 40-50 मकान भी हो सकते हैं और 100 तक भी संख्या हो सकती है। तो ये इनकी विशेषताएं याद करनी है सघन या गुच्छित अधिवास की, कि सभी आवास क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं, सभी आवास एक स्थान पर क्या होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, यानी एक जगह केंद्रित होते हैं, बाहरी आक्रमण का क्या करते हैं, मिलकर मुकाबला करते हैं, यानी बाहर से कोई आक्रमण हो गया तो सुरक्षा की दृष्टि से सभी एक साथ क्या करते हैं, डटकर उसका मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, यानी सामाजिक मेलजोल देखें, संबंध देखें, वो क्या होता है, बहुत सा ज़्यादा होता है इनमें, तो सुख और दुख में क्या होते हैं, साथ देते हैं, सहभागी होते हैं। और चौथा देखें तो इसमें आवासों की जो संख्या होती है वो 40-50 से लेकर कितनी हो सकती है, सैकड़ों यानी 100 तक हो सकती है। फिर देखिए सघन अधिवासों का वितरण, यानी इस प्रकार के अधिवास पाए कहाँ जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर का कि सघन या गुच्छित अधिवास भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में देखिए तो सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा और सतलज का जो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, या मालवा का पठार है,
छत्तीसगढ़, विंध्यन पठार मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जैसे नर्मदा घाटी गुजरात के क्षेत्रों में, और राजस्थान के जो मैदानी भाग है उनमें क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो ये है सघन अधिवासों का वितरण। यानी भारत में देखें, या तो गंगा सतलज का मैदान है, मालवा का पठार है छत्तीसगढ़, विंध्यन पठार है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उच्च भूमि का जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र, नर्मदा घाटी गुजरात के क्षेत्र में, या राजस्थान के जो मैदानी भाग है सिंचाई की जहाँ पर व्यवस्था है राजस्थान में, जैसे सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है नदी घाटी से क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र आते हैं, तो उन क्षेत्रों में देखें तो इस प्रकार के अधिवास क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा पहला ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकारों में सघन या गुच्छित अधिवास किसे कहते हैं याद करना, पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से इसको जानते। कहाँ विकसित होते हैं, उपजाऊ मैदानी भाग है जहाँ के क्षेत्रों में मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, समतल है, पर्याप्त मात्रा में जल की क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं। आवास क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं, एक स्थान पर संकेंद्रित इकट्ठे होते हैं, बाहरी आक्रमण का मिलकर क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगढ़ता है, मेलजोल अधिक पाया जाता है, सुख दुख में क्या होते हैं, सहभागी होते हैं। आवासों की संख्या देखें 40-50 से लेकर कितनी हो सकती है, सैकड़ों यानी 100 तक हो सकती है। और वितरण देखें तो ये गंगा सतलज के मैदानी क्षेत्र है, मालवा का पठार है छत्तीसगढ़ में, विंध्यन पठार है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी गुजरात का, या राजस्थान के मैदानी भागों में देखें तो इस प्रकार के अधिवास पाए जाते। फिर अपन प्रकीर्ण, एकांकी, मिश्रित और पल्ली इन अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे।